बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है हमारा पिछला लेक्चर फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। Advantages of sampling means what are the different advantages we have using sampling techniques. First of all, it saves money. Obviously, when we are doing a short exercise than the whole population, then it saves obviously money, paisa. People being a small part of the population, तो हमें उसको एनालाइज करते हुए टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी। Number 3, from sample survey we can get reliable results because carefully planned and well executed sample survey is more accurate than a complete census. अब नोट कीजिए एक चीज, वो ये कह रहा है कि सैम्पलिंग के रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं पॉपुलेशन सेंसस के रिजल्ट से। वजह उसकी ये है कि सैम्पलिंग में हम चूंकि थोड़े पैमाने पर कर रहे होते हैं काम, इसलिए हमारी वो जो एक्टिविटी है ज्यादा बेहतर होती है, उसके रिजल्ट्स हमें सैम्पलिंग से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 4, इन सम टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज हाईली ट्रेन्ड पर्सनल and equipment is required which can be made available only for the sample survey. बाज किस्म के सर्वेज ऐसे होते हैं जहां हमें बहुत ट्रेंड लोग और हाईली या महंगा इक्विपमेंट चाहिए होता है सैंपल सर्वे करने के लिए, या पॉसिबल नहीं होता पूरी पॉपुलेशन के लिए मुहैया करना, इसलिए सैंपलिंग उसमें वाहिद हल रह जाता है। नंबर 5, whenever the sampling units are destroyed in the process of collecting the information, the sample survey is the only solution. ये अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें डाटा कलेक्शन के दौरान जब भी सैम्पलिंग यूनिट्स डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो, तो हमारे पास सैम्पलिंग सर्वे ही वाहिद हल, सैंपल सर्वे जो है वो वाहिद हल रह जाता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अवेलेबल है, तो हमने क्या करना है, हमने उसका लाइफ टाइम चेक करना है। तो लाइफ टाइम चेक करने का मतलब क्या है कि हम एक बल्ब को कनेक्ट करके छोड़ देंगे ऑन करके, और जब वो बुझ जाएगा ऑटोमेटिकली तो फिर उसकी वो लाइफ टाइम डिसाइड हो जाएगी कि इसकी लाइफ टाइम इतनी थी। अब अगर सपोज किया हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, फिलिप्स है, वो अपने लाइट्स बना रही है, हम अगर फिलिप्स की सारी ट्यूब लाइट्स या बल्ब हम लगा के छोड़ देंगे तो वो कंपनी बनी क्यों भाई? उस कंपनी ने कुछ बेचना है, बनाना है, फिर बेचना है, फिर पैसा कमाने पास, और सैंपल सर्वे के बगैर हम ये इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। नंबर 6, सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर द सैंपल एस्टिमेट्स। सैम्पलिंग जो है वो हमें रिलायबिलिटी, किसकी रिलायबिलिटी? जो सैंपल एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब सैंपल मीन है, सैंपल वेरिएंस है, उनके रिलायबिलिटी के बहुत वैलिड एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं यूजिंग सैम्पलिंग प्रोसेस या सैंपल सर्वे। ये तो थे जी एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग के, हमें सैम्पलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। आगे हम चलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर बहुत आसान टर्म है ये। पैरामीटर पॉपुलेशन से निकला गया, पॉपुलेशन से निकाले गए डाटा, या आप यूं कह लें कि एनी न्यूमेरिकल मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड पैरामीटर और पॉपुलेशन। यूजिंग पॉपुलेशन डाटा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल मेजर कैलकुलेट करेंगे तो उसे पैरामीटर कहेंगे। दूसरी चीज आती है स्टैटिस्टिक। एनी न्यूमेरिकल मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स और सैंपल स्टैटिस्टिक। अब क्या कहेंगे? मीन हो गया, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल मेजर अगर आप सैंपल डाटा को यूज करके निकालते हैं तो आप उसे कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिक है। फिर उसके बाद आता है नीचे सेंसस या कंप्लीट इन्यूमरेशन। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ द कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो काम हो रहा होता है, हम कह रहे होते हैं कि ये सेंसस हो रहा है या ये कंप्लीट इन्यूमरेशन का प्रोसेस जारी है। सैंपल सर्वे,
when only the elements of sample, जब हम सिर्फ सैंपल को कंसिडर करते हैं, उनको सर्वे किया जाता है, इट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। यानी हम काम किस पे कर रहे हैं? सैंपल पर काम कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन पर काम नहीं कर रहे। जब हम सैंपल पे काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद आता है जनाब सैंपल डिजाइन। व्हाट इज सैंपल डिजाइन? A sample design is a definite statistical plan concerned with all principal steps taken in the selection of a sample and estimation procedure. शुरू से लेके आखिर तक कि हमने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, सैंपल साइज क्या होना चाहिए, सैंपल सिलेक्शन का तरीकेकार क्या होगा, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, डाटा कैसे हासिल करेंगे, फिर उसके लिए जरिए एस्टिमेट्स कैसे निकालेंगे, ये सारा कागजी प्लान सैंपल डिजाइन कहलाता है। दूसरी चीज आती है सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या चीज है? अ कंप्लीट लिस्ट or a map of which contains all the n sampling units in a population is called a sampling frame. Sampling frame क्या चीज है? मसलन इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, किसी गाड़ियों की पॉपुलेशन है, तो पूरी लिस्ट उन गाड़ियों की, उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स की, वो क्या होगी? सैंपलिंग फ्रेम होगी। फिर अब यहाँ आपने लफ्ज देखा होगा मैप। तो मैप का मतलब ये है कि अगर कोई ज्योग्राफिकल सर्वे हो रहा है, मसलन पंजाब में सर्वे हो रहा है, तो पंजाब का पूरा नक्शा, पूरा पंजाब आपका सैंपलिंग फ्रेम है। अब उसमें से सिलेक्शन जितनी होती है फिर वो क्या होता है? सैंपलिंग फ्रेम। फिर आता है जी सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। आमतौर पर मैं आपको पहले बताता हूं कि यह है क्या चीज है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। When a sampling unit is drawn for a sample, observed, and then returned to the population before drawing the next unit for the sample. हम एक सैंपल ड्रा करने जा रहे हैं किसी पॉपुलेशन से, हमने एक यूनिट पॉपुलेशन से ड्रॉ किया, हमने उसमें वापस रख दिया, तो क्या हुआ? हमने अगला यूनिट उसी सैंपल के लिए ड्रॉ करने से पहले पहले वाला यूनिट जो सिलेक्ट किया था उसको हमने वापस रख दिया है। तो दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। व्हेन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन फॉर अ सैंपल, observed, and then returned to the population before drawing the next unit for the sample, sampling is called with replacement. अब अगर population size हमारे पास capital N raised to the power small n, samples of size small n can be drawn from the population of size capital N. अब आता है जी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने एक पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहे हैं, हमने एक आइटम निकाला, उसको नोट किया और उसे बाहर रख दिया। अगला यूनिट ड्रॉ करने से पहले हमने वो यूनिट बाहर रखा है, वापस नहीं डाला पॉपुलेशन में, इसलिए हम इसको कहेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हेन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन फॉर अ सैंपल, observed, and then did not return to the population before drawing the next unit for the sample. उसी सैंपल के लिए अगला यूनिट ड्रॉ करने से पहले अगर हम वो यूनिट वापस नहीं रखते हैं, then sampling is called without replacement. In sampling without replacement, NCN, capital N, C combination small n, distinct samples of size small n can be drawn from the population of size capital N. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या चीज है? व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, may or may not be equal, अच्छा, of being included in the sample, the sampling is called probability sampling. पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन का हर एलिमेंट उसकी कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसका इंक्लूड होने का चांस होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो इक्वल हो भी सकती है, वो इक्वल नहीं भी हो सकती। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, यानी पॉपुलेशन के हर एलिमेंट की नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल।
यानी उसका कोई ना कोई चांस हर एलिमेंट का मौजूद हो टू बी सिलेक्टेड इन अ सैंपल, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का, देन सैम्पलिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मोस्ट कॉमन नेम इज रैंडम सैम्पलिंग, और इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। इसके बाद आता है जी, इसके बाद हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर। व्हेन अ पर्सनल जजमेंट, यानी एक पर्सनल जजमेंट डिटरमिन्स व्हिच सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। क्लास को भेजने के लिए, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्टूडेंट भेजे, तो यहां मेरी इन जजमेंट इन्वॉल्व हुई है, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हुई है। यहां मैंने पर्चियां डाल के 10 में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करके भेजे। अगर मैं पर्चियां डालता और 10 में से कोई से भी 3 स्टूडेंट भेज देता तो वो रैंडम सैम्पलिंग होती। हाँ, जब मैं अपनी मर्जी से 3 स्टूडेंट उठाकर भेज रहा हूं 10 में से, तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं कहलाएगी, पर्सनल जजमेंट कहलाएगी। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फर्ज किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर के टेस्ट ले रहा है, टेस्ट ले लिए, इंटरव्यू ले रहा है वहां, और जब एफपीएससी का बोर्ड इंटरव्यू करता है तो क्या होता है, वो लोग अपने कैंडिडेट्स को चेक करते हैं वहां पर। कितने कैंडिडेट्स को? वो वहां कैंडिडेट्स को चेक कर रहे होते हैं। जब वो कैंडिडेट्स को चेक कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो अपनी पर्सनल जजमेंट जो उनकी सारी जिंदगी गुजरी है उसके मुताबिक वो देख रहे होते हैं कि हाँ ये बंदा वैलिड है या ये बंदा वैलिड नहीं होगा, लेक्चरर के तौर पे ये बंदा ठीक रहेगा या ये बंदा ठीक नहीं रहेगा। तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है उनकी वहां पर। वो ये नहीं देखते कि जी हमने, और जब वो अपनी पर्सनल जजमेंट के मुताबिक डील करेंगे तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं रहेगी, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग एरर क्या चीज है। देखें सैम्पलिंग एरर क्या चीज है। सैंपल जाहिर है एक छोटा पार्ट है पॉपुलेशन का, तो सैंपल से अगर हम कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक कहेंगे। पॉपुलेशन से अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक मालूम की जाती है तो उसे पैरामीटर कहेंगे। ये जाहिर है दोनों बराबर नहीं आ सकती, और जब बराबर नहीं आ सकती तो इनमें डिफरेंस आएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक and the population parameter is called sampling error. या sampling error is defined as statistic minus parameter. अगर हम मीन की बात करते हैं तो x बार सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन म्यू होता है। सो इन दिस केस सैम्पलिंग एरर इज x बार माइनस म्यू। इन जनरल ऐसा नहीं है, इन जनरल जाहिर है ये x बार माइनस म्यू सिर्फ मीन के केस का है। वेरिएंस के केस में होगा तो कैपिटल एस स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सैम्पलिंग एरर को कम किस तरह किया जा सकता है। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। हम सैंपल साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो सैम्पलिंग एरर कम होता चला जाएगा। सैंपल साइज बढ़ाने से क्या मुराद है, यानी आप स्मॉल एन को बढ़ाते चले जाए। जितना जितना स्मॉल एन बढ़ता चला जाएगा आपके ज्यादा यूनिट सैंपल में शामिल होते चले जाएंगे, और जैसे ही वो पॉपुलेशन के बराबर पहुंचेगा तो आपका सैम्पलिंग एरर जीरो हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स, द एरर्स व्हिच अकर एट द टाइम ऑफ गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा regardless of whether a sample survey or a complete census is taken. नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं बेटा जी? ये गैदरिंग सैंपल डाटा आप कब इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा को प्रोसेस किस तरह कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल सैंपल सर्वे के लिए हो या कंप्लीट सेंसस के लिए हो। इस किस्म के एरर्स डाटा के इकट्ठा करने में और डाटा के प्रोसेस करने में दोनों सूरतों में आ सकते हैं, तो इसका सैम्पलिंग से ताल्लुक कोई नहीं है। ये पॉपुलेशन सेंसस में भी हो सकते हैं, डाटा इकट्ठा करने में गलतियां हो रही हैं, डाटा प्रोसेस करने में गलतियां हो रही हैं, तो इस किस्म के एरर्स को नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहा जाता है। और ये क्यों होते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर अकर्स डिफिकल्ट क्वेश्चनेयर्स,
Carelessness in the collection of the data and faulty response are the main reasons of non-sampling errors. सवाल मुश्किल पूछ लिए, केयरलेसनेस है डाटा कलेक्शन में, या लोगों ने रिस्पॉन्स गलत दिया है, झूठ बोला है अपने सवालों के जवाब में, तो इस किस्म के जो एरर्स आएंगे वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं, वो सैम्पलिंग एरर नहीं होते। आगे ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन छोड़ दीजिए। इस चैप्टर की दो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, probability distribution of a statistic obtained from all the possible samples of same size। किसी एक सेम साइज के सारे पॉसिबल सैंपल्स अगर हम ले लें और उससे एक स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करें, हर सैंपल से एक अलग स्टेटिस्टिक आएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या कहलाती है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टेटिस्टिक। मसलन हम कुछ सैंपल्स बनाते हैं, फर्ज किया पॉपुलेशन साइज है 5 और साइज 2 के सैंपल बनाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 5C टू 10 सैंपल बनेंगे। हम 10 सैंपल्स का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, एक्स बार की 10 वैल्यूज आ जाएंगी और उन 10 वैल्यूज की हम अगर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, तो वो 10 सैंपल्स की जो 10 वैल्यूज जो एक्स बार की आएंगी, उन 10 वैल्यूज की सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी उसे हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किसकी? अर्थमेटिक मीन की। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये इस स्टेटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर है। मसलन हमने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, जिसको हम सिग्मा एक्स बार का नाम देते हैं, और सिग्मा एक्स बार जो है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार कहलाएगा सिग्मा एक्स बार। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन भी निकाला जा सकता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन भी निकाला जा सकता है। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। अब ये स्टैंडर्ड एरर आ गया आपके पास। इसके बाद हमारे पास फिलहाल थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां तक आई थिंक इट्स इनफ। हम कल इसके सैंपल बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, कि साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और साइज 3 के विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनाए जाते हैं, और उनको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इट्स ओके डियर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।